इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। और वह हमसे कोई मुकाबला किए बगैर लहू लुहान होकर जर्द घास और खुश्क मिट्टी पर पड़ा हुआ था। वो सब बहुत तेजी से रुनमा हुआ था। हादसा हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। विंडशील्ड की किरचें हरिचंद के चेहरे, आंखों और शायद सारे ऊपरी धड़ में पवस थी। उसकी दाहिनी आंख का पपोटा खुला हुआ था। ढेले में तेज धार शीशा पवस्त हो गया था। बाईं आंख के बंद पपोटे को कई किरचियों ने उसी हालत में सी दिया था। चेहरे के जख्मों के गिर्द हल्का हल्का वर्म आने लगा था, मगर उसके सीने के जीरो बम से जाहिर था कि कुदरत ने हमारा काम आसान बनाने के लिए उसकी जिंदगी की डोर को थोड़ी सी ढील दे दी थी। पूरे हजूम में रवि मोहन ही उसका हकीकी वारिस था और बुरी तरह रो रहा था। मेरे दिल में हरिचंद के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, मगर मैं भी उसे लावारिस छोड़ने पर आमादा नहीं था। मेरी दानिश में उसके सही तरीन वारिस STF वाले थे। पीछे हमारी गाड़ी पंसी हुई है, इसे वहां तक पहुंचा दो, हम खुद इसे अस्पताल ले जाएंगे। मैंने बतौर खास किसी को मुखातिब किए बगैर ऐलान किया कि हमारा आदमी है और गलती इसी की मालूम होती है। ओए खोचा, गलती को गैर करो या मर जाएगी। एक तनुमंद और सुर्खो सफेद पठान ने तुर्शी से कहा। तुम्हारा गाड़ी किधर है? उधर। मेरी बजाय रवि ने रोते रोते हाथ से इशारा किया। यहां से काफी दूर है। दिलावर खाना। उसी तनुमंद पठान ने किसी को पुकारा। दिलावर खाना ना जाने कहां था। इससे पहले कई पठान ड्राइवर आगे बढ़े और उनकी मदद से तनुमंद पठान ने हरिचंद के बेहोश वजूद को अपने पेट पर लाद लिया। मैं चला तो वो मेरे पीछे चल दिया। इसकी मदद करने वाले कई अफराद उसके दाएं बाएं हो लिखे। इनमें से कोई हरिचंद के स्याह करतूतों से वाकिफ नहीं था। वो सब खलूस और इंसानी हमदर्दी के बेकरार जज्बों से सरशार थे। इन्हीं जज्बों के तहत वो साजिशों की गठड़ी को हमारी गाड़ी तक ले जा रहे थे। मैं इनके लिए अपने दिल में मोहब्बत और एहतराम महसूस किए बगैर नहीं रह सका। सड़क से कच्चे तक मैं उतरी हुई आड़ी तिरछी गाड़ियों के रोशन हेडलैम्प्स ने इलाके को इतना मुनव्वर किया हुआ था कि नाहमवार जमीन पर रास्ता तय करने में कोई काबिल जिक्र दुश्वारी पेश नहीं आई। रास्ते में हर एक हैरत और तजस्सुस, अफसोस और हमदर्दी के मिले जुले जज्बात के साथ हमारे कारवां को देख रहा था। ट्रैफिक बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, जिसके नतीजे में हमारी लैंड रोवर कदरे करीब आ चुकी थी। अव्वल खान हमें देखते ही अपनी निशिस्त से नीचे उतर आया। मेरी रहनुमाई और रवि की अबतर हालत को देखते ही वो समझ गया कि तनुमंद पठान की पुश्त पर उसका शिकार लदा हुआ था। हमारे पहुंचने से पहले उसने गाड़ी का अकबी दरवाजा खोल दिया। गाड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, मगर इर्द गिर्द से अचानक कई रजाकार नमूदार हुए। सब गाड़ियां कदरे आगे पीछे सरकी और हैरतनाक तौर पर इतनी गुंजाइश पैदा हो गई कि लैंड रोवर को वापस घुमाया जा सके। एक करीबुल मर्क जख्मी की रवानगी के लिए हर ड्राइवर हत्तुल इम्कान गुंजाइश पैदा कर रहा था। रही सही कसर लैंड रोवर के ताकतवर इंजन और इसकी 4 व्हील ड्राइव ने पूरी कर दी। 10 मिनट की कलील सी मुद्दत में हमारी गाड़ी बेतरतीब ट्रैफिक जाम से निकलकर खुली सड़क पर आ चुकी थी और हैदराबाद की तरफ गामजन थी। अव्वल खान ने गाड़ी इमरजेंसी लाइट से रोशन कर दी थी। मैं अव्वल खान के बराबर वाली सीट पर विराजमान था। रवि मोहन अपने बेहोश साले को संभाले पिछली सीट पर बैठा था और रह रहकर दबी दबी सिसकियों के साथ रो रहा था। उसकी वो करीहा आवाजें मुझे करा गुजर रही थी, मगर मैं इन्हें बर्दाश्त करने पर मजबूर था। जब काफी देर बाद भी वो सिलसिला मौकूफ ना हुआ तो मजबूरन मुझे जुबान खोलनी पड़ी। ऐसी आवाजें ना निकालो जैसे हरिचंद तुम्हें बेवा कर गया हो। मर्द बनो और हिम्मत से काम दो, अभी वो मरा नहीं, जिंदा है। ऐसी जिंदगी किस काम की? रवि की रूहान सी आवाज उभरी। तुमने देखा नहीं कि इसकी दोनों आंखों का क्या हाल हुआ है? ये जिंदा बच गया तब भी कभी कुछ देख नहीं सकेगा। ऐसी बेनूर जिंदगी बड़े कर्ब से गुजरती है। ये सब इसका अपना किया धरा है। ये हैदराबाद ही में हमारे हाथ आ गया होता तो कम अज कम अंधा ना हुआ होता। अब तुम इसके साथ क्या सलूक करोगे? रवि ने रोना और सिसकना भूल कर पूछा। तुम क्या चाहते हो? मैंने यकायक सर्द लहजा इख्तियार कर लिया। क्या तुम्हारा ज़हन फिर बहक रहा है? ये बात नहीं है। वो गड़बड़ा कर जल्दी से बोला। तुमने देख लिया कि भगवान ने इसे कैसी सजा दी है। आदमी पैदाइशी अंधा हो तो उसे सब्र आ जाता है कि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं। आंखों वाला अंधा हो जाए तो उसकी जिंदगी में हसरतों और पछतावों के सिवा कुछ नहीं रहता। ऐसी जिंदगी मौत से ज्यादा कठिन होती है। ये ना समझना कि मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूं, ये बस मेरा ख्याल है। तुम्हारी बात अधूरी है, जरा ये भी तो सोचो
कि जिसे कुदरत ने ऐसी सजा दी है उसे इंसान मौत के सिवा क्या सजा दे सकता है। अब तो इसे आंखें फोड़ने की धमकी देकर भी नहीं डराया जा सकता। मैंने बेरहमी से जवाब दिया। मैंने उसे जवान और सेहतमंद देखा था। इस हाल में देखकर मैं अपने बेसाख्ता सदमे पर काबू नहीं रख सका। एक बार ये तुम्हारे कब्जे में चला जाएगा तो तुम जानो और ये जाने, मुझे से कोई गर्ज नहीं होगी। दुनिया में रोज लाखों नहीं तो हजारों इंसान मरते रहते हैं, इनमें एक हरी भी शामिल हो गया तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। जो रोने वाले हैं वो इसे उम्र भर रोते रहेंगे। इन्हें रोने दो, मगर अब तुम ना रोना। अव्वल खान ने सख्ती से कहा। रोते हुए मर्द मुझे जहर लगते हैं। यह बहुत बुरा है, बदमाश है, पाजी है, मगर मेरा रिश्तेदार है। इसके बुरे अंजाम पर मेरा दिल रोता रहेगा, मगर तुम मेरी कोई आवाज नहीं सुनोगे। यह मेरा वादा है। मजहर जी जानते हैं कि मैं अपना कौल निभाने वाला आदमी हूँ। मैं उसके बारे में उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता था कि वो मारुति जैसी खूबरू और दिलकश खातून का मिजाजदार शौहर था, जो बाहिमी एतमाद के नाम पर अपनी बीवी के हर बहरा रवि से नजरें चुरा लेने का आदी था। इसने गुफ्तगू की रवानी में मेरा नाम ले लिया और मैं चुप रहा, क्योंकि वो एक बेजरत सी बात थी। अपनी जुबान बंद रखने में मेरा कोई नुकसान नहीं था। लैंड रोवर फ्राटे भरती हुई हैदराबाद की हदूद में दाखिल हुई तो सड़क पर रिक्शा, गाड़ी और ट्रक के साथ ही भांत भांत की हाथ गाड़ियां और बैल गाड़ियां भी रेंग रही थी। अव्वल खान ने एक बटन दबाकर सायरन ऑन कर दिया। हम कराची से ये सोच कर निकले थे कि हमें हैदराबाद से काफी आगे भट्ट शाह तक जाना था, जहां रात की तारीकी की वजह से हरिचंद तक पहुंचना मुश्किल था। हम तीनों इस मुहिम पर अपनी रात बर्बाद करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे, मगर वो मामला भट्ट शाह से बहुत पहले हैदराबाद के मुजाफात ही में तय हो गया था। हम हैदराबाद और जाम शोरों से होते हुए बाहर निकले तो मेरी रिस्ट वाच की सुइयां रात के 10 बजे से भी जरा पीछे थी। 11:30 बजे हम गुलशन इकबाल पहुंच चुके थे। रवि इत्मीनान से हरिचंद के साथ बैठा हुआ था। उसकी इतला के मुताबिक हरिचंद का सांस चल रहा था, मगर उस पर गहरी बेहोशी तारी थी। अव्वल खान ने नैपा का चुराहा घूमकर गाड़ी फुटपाथ से लगाकर रोक दी और कहा, रवि यहाँ से हमारा और तुम्हारा रास्ता जुदा हो जाता है। टैक्सी पकड़ो और घर लौट जाओ। मारुति तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अपने बड़े भाई की बदमिजाजी और जुबान की खराबी की वजह से उसने मारुति को होटल में छोड़ दिया था। मौका आने पर मैंने अव्वल खान को आगाह किया, वह इसका इंतजार करने के बजाय होटल में आराम कर रही होगी। ओह, तुम इन दोनों के घर से इसीलिए पीसी कोते हुए आए थे। मैंने उसकी बात दरमियान ही सोच ली। इरादा यही था, मगर वो शेराटन में होगी। मैंने महसूस किया कि रवि मोहन गाड़ी से उतरने में तरद्दुद कर रहा था। अव्वल खान के किसी कड़वे कसीले तबसरे से पहले मैंने उससे कहा, जल्दी उतरो, हम बेहोश शरीर के साथ ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। मुझे ये ना कहो, मैंने देख लिया कि पुलिस वालों ने हरी को देखकर भी तुमसे कोई तारुज नहीं किया था। उसने किसानी आवाज में कहा, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मैं जा रहा हूँ। पैदल ना जाना, यहाँ से टैक्सी ले लेना। अव्वल खान ने तंजिया लहजे में उसे ताकीद की। बहुत बेहतर, गुड बाय। उसने तंज को समझे बगैर सादत मंदी से कहा और गाड़ी से उतर गया। स्टेशन 4 जाने के लिए तुम्हें इधर आने की क्या जरूरत थी? गाड़ी हरकत में आने के बाद मैंने अव्वल खान से पूछा। तुम टूल प्लाजा के बाद ही मुड़कर सीधे मलेर छावनी पहुंच सकते थे। वहां से तुम्हारे रवि को सवारी हासिल करने में दिक्कत होती, इसकी वजह से इधर निकल आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, हैदराबाद से आने वाली बसें टूल प्लाजा से सवार होने वालों को 10 रुपए में शहर के किसी भी हिस्से में पहुंचा देती हैं। तुमने बिला वजह इतनी जहमत मोल ली। मैं समझ रहा था कि तुम इसे घर ले जाने का फैसला कर चुके हो। ये घर के काबिल नहीं है। इसकी तवील बेहोशी ने मुझे फिक्रमंद कर दिया है। इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद न मिली तो ये कुछ बताने से पहले जहन्नुम वासिल हो जाएगा। मैं तुमसे तीसरी और आखिरी बार कह रहा हूँ। अव्वल खान ने कुर्सी आगे सरका कर घुराते हुए कहा, तुमने जुबान न खोली तो तुम्हारे जख्मों पर नमक और मिर्चों का पानी डालना शुरू कर दिया जाएगा और तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे, या कोई तुम्हारी चीखें नहीं सुनेगा। तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताते तो मुझे सोचने के लिए जरा सी मोहलत दे दो। हरिचंद के जख्मी और मुतवर्रम होठों से सरसराती हुई आवाज निकली। मेरी आंखें नाकारा हो चुकी हैं, मेरा पूरा बदन सुन्न है। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है, मैं जिंदा भी हूं या मर चुका हूं। मैंने अव्वल खान को हाथ के इशारे से खामोश रखा और कहा, हम मुनकर नकीर नहीं हैं। अभी तुम जिंदा हो मगर जख्मी हो। क्या रवि मोहन भी तुम्हारे साथ है? उसकी आवाज किसी जज्बाती उतार चढ़ाव से आ रही थी। वो वापस जा चुका है। तुम्हारा पता मारुति ने दिया था और तुम्हारी पहचान के लिए रवि हमारे साथ था। अपना काम पूरा करके वो चला गया। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े अपने सर को मुतासफाना अंदाज में दाएं बाएं जुम्बिश दी और कहा, मैं तुम्हें देख नहीं सकता मगर तुम अपनी आवाज से नर्म दिल और मेहरबान मालूम होते हो। इतना बताया है तो ये भी बता दो कि ये कौन सा शहर है, मैं कहाँ हूँ, वक्त क्या हुआ है? तुम हैदराबाद के एक अस्पताल में हो और इस वक्त रात के 10 बजे हैं। मैंने उसे हैदराबाद में मौजूदगी का यकीन दिलाने के लिए वक्त में
ان 2 گھنٹوں کی کمی کر دی جو اسے حیدرآباد سے کراچی لانے اور پھر ہوش میں لانے میں صرف ہوئے تھے۔ یہ اسپتال ہے تو پھر یہاں کوئی میری چیخیں کیوں نہیں سنے گا؟ رات گہری ہونے دو، یہاں تمہیں دوسرے مریضوں کی چیخیں بھی سنائی دیں گی۔ اسپتال کا عملہ ایسی آوازوں کا عادی ہے، وہ تمہاری چیخوں کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیں گی۔ تم نے یہاں زبان نہیں کھولی تو ہم تمہارا علاج ترک کر کے کہیں اور لے جائیں گے۔ کیا تم واقعی میرا علاج کرا رہے ہو؟ اس بار اس کی آواز میں امید کی ایک تڑپ نمایاں تھی۔ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ تمہارے بدن اور چہرے میں شیشے کے ٹکڑے پوست تھے، تمہارا دائنا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ تمہارا علاج نہ کیا گیا ہوتا تو اس وقت تم درد اور اذیت سے بری طرح تڑپ رہے ہوتے۔ ہم تمہارے نرم دل حریف ہیں، شفاق ہوتے تو اس وقت تمہارا حال کچھ اور ہوتا۔ تم کچھ اور باتیں کر رہے ہو۔ تمہارا ساتھی باقی شفاق ہے، اس نے کہا۔ وہ جو کچھ پوچھ رہا ہے شرافت سے بتا دو۔ وہ منمانی پر تل گیا تو میں اسے نہیں روک سکوں گا۔ کیا وہ یہاں نہیں ہے جو تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ اب تم زیادہ وقت برباد مت کرو۔ وہ کیسے چلا گیا؟ اس نے میری بات سنی انسنی کر کے پوچھا۔ میں نے اس کے قدموں کی آہٹ تک نہیں سنی۔ اس کی جرہ پر میں دانت پیس کر رہ گیا۔ تم پیدائشی اندھے نہیں ہو کہ ذرا سی دیر میں اتنی ہلکی آوازوں کو محسوس کر سکو۔ اگر تم اس کی زبان سمجھنے پر مصر ہو تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی تم پر رحم کرے گا۔ میں نے اسے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ ویسے تو STF کا پورا عملہ ہی ابتدائی طبی امداد کے سارے اصولوں سے واقف تھا، لیکن عملے میں کئی باقاعدہ تربیت یافتہ ڈسپینسر بھی موجود تھے جنہوں نے ہمارے اسٹیشن 4 پہنچتے ہی ہری چند کے زخموں سے شیشوں کی کرچیاں نکالنی شروع کر دی تھی، مگر اس کی آنکھوں کو وہ ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ اس اثنا میں اول خان نے قریبی فوجی یونٹ سے 2 ڈاکٹروں کی خدمات مستعار لے لی تھیں۔ انہوں نے ہری چند کے ٹوٹے ہوئے بازو اور زخموں کا معائنہ کر کے بتایا تھا کہ جلد میں دیر تک شیشے پوست رہنے کی وجہ سے زخموں کے گرد خون جم چکا تھا۔ اس وجہ سے زخمی کا زیادہ خون ضائع نہیں ہوا تھا، مگر اس کے بعد زخم زہریلے اور خطرناک ہو گئے تھے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے تھے۔ زخموں کی مکمل صفائی اور مرہم پٹی کے بعد ہری چند کے جسم کے تمام کھلے ہوئے حصے ڈریسنگ کی پٹیوں اور ٹیپ میں چھپ گئے تھے۔ امکان یہ تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی درد کی اذیت سے چیخنا چلانا شروع کر دے گا۔ وہ دونوں پیشہ ور ڈاکٹر تھے اور اسپیشل ٹاسک فورس کے طریقہ کار سے واقف نہیں تھے۔ انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ اول خان نے ان کو صرف اتنی تجویز پیش کی کہ زخمی کو انجیکشن وغیرہ کے ذریعے کچھ ایسی دوائیں دے دی جائیں جن کے اثرات سے متاثرہ حصے چند گھنٹوں کے لیے سن ہو جائیں اور وہ ہوش میں آنے کے بعد زیادہ شور شرابہ نہ کر سکے۔ بظاہر وہ انسانی ہمدردی پر مبنی تجویز تھی جس میں اول خان کی اپنی حکمت عملی بھی شامل تھی۔ ڈاکٹروں نے باہمی مشورے کے بعد ہری چند کے جسم کے مختلف حصوں میں کئی انجیکشن لگائے اور ہوش میں آنے پر اس کے پرسکون رہنے کی یقین دہانی کرا کے رخصت ہو گئے۔ ہم دونوں کے دل ہر وقت نرمی اور انسانی ہمدردی سے لبریز رہتے تھے، لیکن اپنے ملک کے غداروں کے ساتھ ہم ذرا سی بھی نرمی کے قائل نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے ہری چند پر جو توجہ دی وہ ان کے پیشے کے تقاضوں کے عین مطابق تھی، مگر اول خان کو صرف ہری چند کی کہانی سے دلچسپی تھی۔ اسے خلش تھی کہ کرشن کمار سے باس پرس ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ اس کمی کو ہری چند کے بیان سے پورا کرنے کا خواہش مند تھا، جبکہ مجھے اس سے کوئی نئی بات معلوم ہونے کی امید نہیں تھی۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ اطمینان سے پوچھ گچھ مکمل ہونے کے بعد ہری چند کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے گا۔ وہ روی موہن کے مقابلے میں کرشن کمار کا بہت زیادہ قریبی ساتھی تھا اور جلد از جلد اپنے دوست تک پہنچنے کا حقدار تھا۔ اس کام میں تاخیر مناسب نہیں تھی۔ جو کچھ وہ پوچھ رہا ہے اس کا جواب اسے معلوم ہے۔ ہری چند نے خاموشی کے دوران میں چند گہرے گہرے سانس لینے کے بعد کہا، کرشن کمار میرا گہرا دوست تھا اور وہ یہاں جو کچھ کر رہا تھا اس میں اسے کافی حد تک میری مدد اور حمایت حاصل تھی۔ پھر اب میں کیا بتاؤں؟ تمہارے یہاں کن لوگوں سے رابطے تھے؟ کرشن کمار کو کہاں سے ہدایات ملتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کا سارا کام کرشن کمار نے سنبھالا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ میرپور خاص اور حیدرآباد میں اس کی ایک ٹیم تھی جو اس کی ہدایات پر عمل کرتی تھی، باقی رابطے ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے تھے۔ حیدرآباد تمہارا شہر ہے، یہاں اس کی ٹیم میں کون لوگ شامل تھے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ اس کا اپنا گروہ نہیں تھا، اس کی زیادہ تر امیدیں صحرا سے وابستہ تھیں۔ وہ بہت فراخ دلی سے مراد ظریف کی سرپرستی کرتا تھا اور اس کی NGO کرشن کے مقاصد کو آگے بڑھا رہی تھی۔ مراد کے غائب ہونے پر وہ بہت پریشان تھا۔ ہری چند نے کرشن کمار کی پریشانی کی بالکل صحیح نشاندہی کی تھی۔ جب تک مراد ظریف آزاد اور زندہ تھا، کرشن کمار ترک صحرا کی وسعتوں میں پوری آزادی کے ساتھ اپنی سازشوں کے جال پھیلانے میں مصروف تھا، اور جو ہی مراد منظر عام سے غائب ہوا، کرشن کمار اپنے سارے کاموں کو بھول بھال کر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور پھر اسی کے نتیجے میں مارا گیا۔ تم اس کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ اس بار میرا سوال زیادہ چپتا ہوا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہم دونوں کی دوستی بہت پرانی اور گہری تھی۔ وہ ہر کام میں مجھ سے مشورہ ضرور کرتا تھا اور پھر جو کام
चाहता मुझे सौंप देता था। वो यहाँ जो कुछ कर रहा था उसके लिए किस को जवाब देता? किसी को नहीं। यहाँ वो अपनी मर्जी का मालिक और सहरा का बादशाह था, जो चाहता था कर गुजरता था। मेरी नरमी के नतीजे में वो राह रास्त पर आ गया था और किसी मुज़ाहमत के बगैर मेरे सवालों के जवाबात दे रहा था। अव्वल खान सताइशी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सवालात का तसलसल बरकरार रखते हुए पूछा। अखंड भारत का मंसूबा ऐसा नहीं था कि कृष्ण जैसा आदमी अपनी मर्जी से इस पर काम शुरू कर देता। इसे पैसे की जरूरत थी। वो नया छोर में फौजी तरबियती कैंप चला रहा था। वहां के लिए हथियार और मैगजीन की जरूरत थी। ये सब कहां से आता था? वो आज़ादी से सरहद पार आता जाता रहता था। उसे वसाइल वहीं से मुहैया किए जाते थे। कभी कभी वो नई दहली में किसी अनिल बिस्वास से बात भी करता था। तुम ये बताओ कि मेरी जख्मी आंखों के बारे में तुम्हारे डॉक्टर क्या कहते हैं? इसे शायद अपनी जिंदगी की आस बन गई थी, इसीलिए उसके दिमाग पर अपने अंधेपन का खौफ सवार हो गया था। मैंने नरमी से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम्हारी आंखों के जख्म पर जाएं तो फिर कुछ बताया जा सकेगा। अब इस बारे में कुछ नहीं। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस पर यकायक मायूसी ने गलबा पा लिया और वो मेरी बात काट कर ऊंची आवाज में बोलने लगा। मुझे साल को पहुंचाने वाले तुम दोनों हो। अभी तुम्हारा वक्त है, जो चाहो कर लो। मुझे जिंदगी ने मोहलत थी तो मैं यही हिसाब जरूर बेबाक करूंगा। अव्वल खान की बेचैन नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। मैं खुद भी हरिचंद की जुबान से अनिल बिस्वास का नाम सुनकर चौंका था, मगर हरिचंद ने मुझे उस नए नाम के बारे में मजीद कुछ सवाल करने का मौका ही नहीं दिया और पटड़ी से उतर गया। इस वक्त हरिचंद को काबू में रखने के लिए जरूरी था कि इससे अपनी बात करने के बजाय उसकी बात सुनी जाए, उसे तसल्ली दी जाए। इसे ठंडा कर लेने के बाद मैं दोबारा सवालों का सिलसिला शुरू कर सकता था। मैंने होंठों से धीमी आवाज निकाल कर उसे तादीब की। ऐसी बागियाना बातें जुबान से मत निकालो। मुझे मालूम है कि तुम डिप्रेशन में मुब्तला होकर ये सब कह रहे हो, वरना तुम जानते हो कि हमने तुम्हें उंगली तक नहीं लगाई। हादसा तुम्हारी गलती से हुआ है, सब कसूर मेरा है। मैं मौत के मुंह से बाल बाल बचा। मेरी आंखें हमेशा के लिए जाया होने का खतरा है और ये गलती भी मेरी थी कि मैंने अपनी गाड़ी से आगे जाते हुए ट्रक को बर वक्त क्यों नहीं देखा। तुम दोनों रवि के साथ मुल्कुल मौत बनकर हैदराबाद के होटल में आए थे। मेरे ज़हन में आंधियां चल रही थी। मौत के फरिश्तों को अपने सामने देख लेने के बाद बड़े बड़े सुरमाओं के पेशाब खता हो जाते हैं। तुम्हारा ज़हन हमारी तरफ उलझा हुआ था। तुम्हें आगे जाने वाला ट्रक नजर नहीं आया। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ये होने वाली बातें थीं जिन पर किसी का कोई इख्तियार नहीं था। वो हादसा ना हुआ होता तो इस वक्त तुम हमारे साथ न होते। हाँ, तुम अनिल बिस्वास के बारे में क्या बता रहे थे? कौन अनिल बिस्वास? मैं किसी अनिल को नहीं जानता। मैंने उसका नाम तक नहीं लिया। उसके वो फिक्रे बिल्कुल बेसाख्ता थे। मुझे अंदाजा हो गया कि अपनी आंखों की तशवीश और गायब दिमागी की हालत में वो नाम उसकी जुबान से फिसल गया था। वो दानिस्ता उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। हरिचंद के जवाब ने अनिल बिस्वास की अहमियत में अचानक इजाफा कर दिया। तुम कहकर भूल गए हो तो और बात है, मुझे इल्हाम नहीं हो सकता था कि अनिल बिस्वास दिल्ली में होता है। वो देखने से कासिर था। तकिए पर उसका सर हिल कर रह गया। उसने कहा, मेरी जुबान से कोई बात निकल गई है तो बस इतना ही काफी है। तुम यकीन करो कि मैं किसी अनिल के बारे में कुछ नहीं जानता। वो एक ही सांस में दो मुतजाद बातें कर रहा था। सही रुख पर चलते चलते वो अचानक बदमाशी पर तुल गया था। मैंने बढ़कर उसके पलस्तर में लिपटे हुए दाहिने हाथ को उंगलियों से पकड़कर फिजा में कुछ ऊपर उठाया और अचानक छोड़ दिया। पलस्तर गीला था। उसका बाजू अपने जोर में बिस्तर पर गिरा तो अजियत से उसकी चीखें निकल गई। तुम सब जलील और बेरहम हो। एक जख्मी के साथ ऐसा नारवा सलूक कर रहे हो। तुम मरोगे और सिसक सिसक कर। मैंने गरज कर उसकी बात काट दी। ऐसी मौत अब तेरा मुकद्दर बनेगी। अगर तू अनिल के बारे में नहीं जानता तो मैं तुझे नहीं जानता। तू आदमी का नहीं, किसी शैतान का बच्चा है। अब तेरे साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। उसने अपनी कुव्वत को मुजतमा किया और अचानक बिस्तर से उठ गया। उसके टूटे हुए बाजू में दर्द की टीसें उठी। उसके हल्क से दबी दबी एक चीख निकली और उसका बायां हाथ बेख्तियार दाहिने हाथ पर चला गया। अगले में वो बिस्तर से उतरकर अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। अपने ड्रेसिंग में छुपे हुए चेहरे और आंखों की वजह से वो कोई ट्राउना इफरीत नजर आ रहा था। मैं जिंदा हूं, वो बायां हाथ फिजा में लहराते हुए अज़ियानी लहजे में बोला। मैं अपने कदमों पर खड़ा हो गया हूं। अगर मेरी आंखें ठीक हो जाएं तो मैं फिर पहले जैसा हो सकता हूं। ये बात सब जानते हैं, तुम भी जानते हो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने उसके एक टखने पर ठोकर से ज़रब लगाई। वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और संभलने की नाकाम कोशिश में अपने शिकस्ता बाजू को हिलाता और चीखता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। इसके लिए वो अजियत इतनी शदीद थी कि वो जिस हालत में गिरा था उसी तरह पड़ा रहा। अनिल को जानता है या नहीं? अव्वल खान ने अपनी कुर्सी छोड़े बगैर सर्द लहजे में पूछा। हरिचंद ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में उसके चढ़े हुए सांसों की आवाज गूंज रही थी। इसके बाजू का प्लस्तर उतार कर इसका दाहिना बाजू वहां से काट दो जहां से हड्डी टूटी हुई है।
अव्वल खान ने मुझे आंख मार कर कहा। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और हरिचंद के पहलू पर गिरा हुआ उसका मजरूह हाथ ऊपर उठा लिया। वो बाएं हाथ से मुजामत करते हुए चीखा, ठहर जाओ, मुझे किसी जानवर की तरह मत काटो। मारना है तो मेरे दिल में गोली मार दो या दिमाग में पिघला हुआ शीशा उतार दो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग दरिंदों से ज्यादा जालिम होगे। ऐसे खेलों में यही होता है। पहले तुम भेड़िए बने हुए थे, अब भेड़ बनने की कोशिश मत करो। अव्वल खान ने दुरुस्त लहजे में कहा। अपने अंजाम के बारे में तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने कृष्ण कुमार के लिए काम करना शुरू किया था। मैं उसका मुलाजिम नहीं था। बल के बल चीखा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि उसे मेरी दोस्ती थी। जो कुछ हुआ दोस्ती में हुआ। वो कहता रहा, मैं काम करता रहा। मैंने जानबूझकर कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म दानिस्ता किया जाए या नादानिस्ता, इसकी सजा एक ही होती है जो तुमको मिलकर रहेगी, क्योंकि तुम अनिल बिस्वास को जानने से इनकारी हो। मैंने पसपाई इख्तियार कर ली थी और वो गुफ्तगू अव्वल खान ही आगे बढ़ा रहा था। अनिल बिस्वास, वो कराने के अंदाज में बोला। कुछ तो बताओ कि मैंने उसके बारे में क्या कहा था। बताने की जरूरत नहीं, जो कुछ जानते हो बताते चले जाओ। तुम्हारी निजात की यही एक सूरत हो सकती है। मुझे उसके बारे में ज्यादा बातें मालूम नहीं है। बस ये मालूम है कि कृष्ण कुमार मेरे दफ्तर से कभी कभी उसे फोन करता था और फिर किसी अजीब सी जुबान में उससे मुख्तसर सी बात करता था। वो तुम्हारा दोस्त था। उसने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वो अनिल बिस्वास से क्या बातें करता है। बातें बताने वाली होती तो वो मेरे सामने नामानूस जुबान न बोलता। हरिचंद ने हाँफते हुए जवाब दिया। तुम्हारे पास अनिल बिस्वास का नंबर है? अव्वल खान ने पूछा।